हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 6th सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के बारे में, जो कि आता है आपका स्किल इनहेंसमेंट कोर्स के अंतर्गत। आपकी बुक का नाम है संघर्ष और शांति निर्माण, मतलब कि कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग। इस बुक में आपको 4 यूनिट्स पढ़ने हैं। यूनिट 1 के 3 पार्ट्स या 3 ABC पार्ट हम ऑलरेडी अपलोडेड कर चुके हैं हमारे चैनल पर, और यूनिट 2 के A और B पार्ट भी अपलोडेड है। आज की वीडियो में हम पार्ट C को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है सामाजिक सांस्कृतिक संघर्ष, जातीय धार्मिक लिंग पर आधारित। ठीक है, आज की वीडियो में हम सारे टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है और काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं कि सर वीडियो जल्दी बनाइए, बट हमारा भी कुछ इश्यूज़ होते हैं। हम और भी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करा रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो इसीलिए इस सब्जेक्ट्स की जो नोट्स हैं वो बनने में थोड़ा टाइम ले रहा है। पर जितना जल्दी हमसे हो सकेगा हम नोट्स बना के वीडियो आप तक प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आपका जो चैप्टर है ये कम्प्लीटली आज हम बात करेंगे संघर्ष, सांस्कृतिक संघर्ष, जो कि 3 चीज़ों पर आधारित है। जातीय संघर्ष के बारे में देखेंगे, धार्मिक संघर्ष के बारे में देखेंगे और लिंग आधारित जो संघर्ष है उसके बारे में देखेंगे। आपका चैप्टर शुरू होता है सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन का गहरा संबंध। ठीक है, सांस्कृतिक जीवन का और सामाजिक जीवन का एक दूसरे से किस प्रकार का संबंध है, किस प्रकार से वो एक दूसरे से जुड़े हैं, इसके बारे में देखें। संस्कृति मानव जीवन का प्राण है। ठीक है, प्राण से मतलब आत्मा है। आप जिस समाज में रह रहे हैं, ठीक है, वहाँ की संस्कृति कहीं ना कहीं आपकी प्राण है। ठीक है, वो आपसे सबसे ज़्यादा जुड़ी हुई है। यह एक दर्पण है जिसमें हम अपने विचारों, सिद्धांतों और व्यवहारों को देख पाते हैं और एक आदर्श जीवन का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि संस्कृति ही आपको बताती है कि आप किस प्रकार के विचारों को देखेंगे, सोचेंगे। ठीक है, सिद्धांतों को अपनाएंगे, किस प्रकार का आपका व्यवहार होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको आपकी संस्कृति के द्वारा भी कहीं ना कहीं मिलती हैं और कहीं ना कहीं आप जिस समाज में पड़े हुए हैं उस समाज के द्वारा भी मिलती हैं। ठीक है, आगे देखें। संस्कृति की परिभाषा के बारे में कुछ बताया गया है। तो कुछ विद्वान हुए हैं जो अपनी परिभाषाएं देते थे, जिनकी परिभाषाएं बहुत प्रसिद्ध हुई। सबसे पहले आते हैं डॉक्टर भगवान दास। मानसिक क्षेत्र में मनुष्य की प्रत्येक उन्नति संस्कृति का अंग है। ठीक है, मानसिक यहाँ पे क्षेत्र बताया गया है कि कौन से क्षेत्र में, मानसिक क्षेत्र में मनुष्य जो उन्नति प्राप्त करता है वो एक संस्कृति का अंग है। इसमें धर्म, दर्शन, ज्ञान विज्ञान, वे कलाएं और सामाजिक व राजनीतिक संस्थाओं एवं प्रथाओं का समावेश होता है। ठीक है, जो भी व्यक्ति मानसिक क्षेत्र में, मानसिकता के क्षेत्र में एक आप कह सकते हैं कि उन्नति प्राप्त करता है, उसकी मानसिकता काफ़ी विकसित होती है, तो वो एक संस्कृति का अंग है। इसमें कई सारी और चीज़ें जुड़ी हुई हैं, जैसे धर्म हो गया, दर्शन हो गया, ज्ञान विज्ञान का क्षेत्र हो गया, कलाएं हो गई, सामाजिक राजनीतिक और जो प्रथाएं हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हेल्प करती हैं एक व्यक्ति की मानसिक क्षेत्र में विकास करने के लिए। K.M. मुंशी बताते हैं कि संस्कृति जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण है। ठीक है, संस्कृति क्या है, हम अपने जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण देखते हैं, जो एक आप कह सकते हैं कि पॉइंट ऑफ व्यू है आपका जीवन के प्रति, वो क्या है, वो एक संस्कृति है। फिर आता है वाइट नाम के एक व्यक्ति हैं जो बताते हैं कि संस्कृति एक प्रतीकात्मक, निरंतर, संचयी और उन्नतिशील प्रक्रिया है। तो ये देखिए, ये जो है ना, ये परिभाषाएं हैं। अगर आपसे कहीं पूछा जाता है तो आप कैसे कहा जाता है कि परिभाषाएं बताइए संस्कृति की, तो आप डायरेक्टली इसी चीज़ को बिल्कुल ऐसे ही आपको लिख देना है। इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, आपको बताना है किस व्यक्ति द्वारा बताया गया था और फिर उस व्यक्ति ने संस्कृति के बारे में क्या स्टेटमेंट दी। तो वाइट जो है वो बताते हैं संस्कृति क्या है, एक प्रतीकात्मक से तात्पर्य कि एक प्रतीक है। ठीक है, प्रतीकात्मक, निरंतर, संचयी और उन्नतशील प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। ठीक है, उन्नतशील प्रक्रिया मतलब उन्नति करती रहती है। फिर टाइलर नाम के व्यक्ति बताते हैं कि संस्कृति एक जटिल संपूर्ण विचार है जिसमें समाज का सदस्य होने के नाते मनुष्य का सभी ज्ञान, विश्वास, कलाएं, नैतिकता, कानून, परंपराएं और बाकी अन्य सभी क्षमताओं और आदतें सम्मिलित होती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि संस्कृति क्या है, एक जटिल संपूर्ण विचार है, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स विचार है
जिसमें समाज का सदस्य होने के नाते जो व्यक्ति समाज का सदस्य है, जैसे मैं या आप, सदस्य होने के नाते मनुष्य का उस समाज में जितनी भी चीज़ें हैं उन सभी पे, जैसे ज्ञान हो गया, विश्वास हो गया, कलाएं, नैतिकता, कानून, परंपराएं और बाकी अन्य सभी क्षमताओं और आदतों क्या होती है उस व्यक्ति में सम्मिलित होती है जब वो समाज में रहता है। ठीक है, समाज का सदस्य होने के नाते एक मनुष्य में ये सारी चीज़ें सम्मिलित होती हैं और ये एक संस्कृति का एक जटिल विचार भी है। बात करें संस्कृति और सामाजिक जीवन के बारे में। संस्कृति सामाजिक जीवन को दिशा और गति प्रदान करती है। संस्कृति क्या करती है? व्यक्ति के सामाजिक जीवन को एक दिशा, कि आपको एक उदाहरण के तौर पे देखते हैं कि एक व्यक्ति समाज में रह रहा है, ठीक है, तो संस्कृति क्या करेगी? उसे दिशा प्रदान करेगी कि आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है, उसको गति देगी कि आप उस दिशा में और तेज आगे बढ़िए। अगर आप अपने जीवन में विकसित करना चाहते हैं, विकास कर रहे हैं, ठीक है, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो संस्कृति आपकी हेल्प करेगी, आपको दिशा भी प्रदान करेगी और गति भी प्रदान करेगी। यह समाज के सदस्य को एकता और भाईचारा का भाव प्रदान करती है। संस्कृति क्या करती है? समाज में जितने सदस्य हो उनमें एकता लाने की कोशिश करती है, उनमें भाईचारा बनाने का जो भाव है वो प्रदान करती है। फिर आता है संस्कृति सामाजिक मूल्य और नैतिकता को बनाए रखने में भी मदद करती है। संस्कृति क्या करती है? समाज के जो मूल्य हैं उनको बनाए रखने में, लोगों के बीच में नैतिकता बनाए रखने में क्या करती है? हेल्प करती है समाज के सभी लोगों की। यह सामाजिक परिवर्तन और विकास को प्रेरित करती है। संस्कृति क्या करती है? समाज में अगर आपको परिवर्तन लाना है और विकास करना है तो उसके लिए भी लोगों को प्रेरित करती है। संस्कृति सामाजिक समस्याओं के समाधान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। समाज में कुछ आपको परेशानी दिख रही है, परेशानी आप फेस कर रहे हैं, तो संस्कृति कहीं ना कहीं उस चीज़ को सॉर्ट आउट करने में, उसका समाधान प्रदान करने में हेल्प करेगी। फिर आता है संस्कृति का विकास। संस्कृति समय के साथ साथ विकसित होती है। ऐसा नहीं है कि आप चाहें तो एक साल में उसे विकसित कर दें, नहीं, संस्कृति को विकसित होने में एक समय लगता है, एक लंबा समय लगता है, ठीक है, और वो क्या करती है? समय के साथ साथ खुद ब खुद विकसित होती चली जाती है। यह सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक परिवर्तनों से प्रभावित होती है। संस्कृति किन चीज़ों से प्रभावित होती है? राजनीतिक परिवर्तन हो गया, आर्थिक परिवर्तन हो गया, धार्मिक परिवर्तन हो गया, इन चीज़ों से प्रभावित होती है। संस्कृति विभिन्न समूहों के बीच संपर्क और आदान प्रदान में भी समृद्ध होती है। संस्कृति क्या करती है? जो अलग अलग लोगों के समूह है उनके बीच में क्या करती है? बातचीत कराने का, मेल मिलाप कराने का, ठीक है, क्या करती है? एक महत्वपूर्ण कार्य करती है और समृद्धि भी प्रदान करती है। तो निष्कर्ष को देख ले कि संस्कृति मानव जीवन का एक अभिन्न अंग है। यह सामाजिक जीवन को सुव्यवस्थित और समृद्ध बनाती है। संस्कृति का संरक्षण और विकास हमारा कर्तव्य है। अपनी संस्कृति को बचाना हमारे लिए एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब संस्कृति से बात करें तो ठीक है, तो उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि आपने देखा होगा ऐसे देश जो कि विकासशील है या अविकसित है, दूसरे बड़े देश जिनकी संस्कृति काफ़ी फैली हुई है, वो देश अपनी संस्कृति को अविकसित देशों में या विकासशील देशों में फैलाने की कोशिश करते हैं। तो जिससे क्या होता है? विकसित देश की जो संस्कृति है वो तो फैल जाती है, परंतु अविकसित देश की कल्चर हो गया, उनकी संस्कृति होगी, वो ख़त्म होती चली जाती है। तो एक समय क्या आता है कि उनकी संस्कृति अब पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है क्योंकि वो कमज़ोर थे, ठीक है। तो यही दिखाया जाता है कि हमें अपनी संस्कृति को बचाने के लिए जितना भी करना पड़े हमें करना चाहिए। आगे देखें, यहाँ कुछ अतिरिक्त बिंदु भी बताए गए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। पहला आता है विभिन्न संस्कृतियों के उदाहरण। उदाहरण के तौर पे अगर हम संस्कृतियों को देखें तो कौन कौन सी संस्कृतियाँ हैं, जैसे भारतीय संस्कृति होगी, पश्चिमी वेस्टर्न कल्चर हो गया, चीन की संस्कृति हो गई, ठीक है। अब देखिए, चीन एक बहुत बड़ा देश है, उसकी जो संस्कृति है बहुत बड़ी है, फैली हुई है। उसी प्रकार जैसे भारत एक बहुत बड़ा देश है, भारत की जो संस्कृति है एक फैली हुई संस्कृति है। देश विदेश में हमारी संस्कृति को क्या काफ़ी ज़्यादा मान्यता भी प्राप्त है और लोग उसे मानते भी हैं। सेम इसी प्रकार जो वेस्टर्न कल्चर है, ठीक है, पश्चिमी संस्कृति है, वो भी काफ़ी ज़्यादा फैली हुई है। हम लोग भी कहीं ना कहीं पश्चिमी कल्चर से प्रभावित है, ठीक है। वहाँ के पहनावे को हो गया, वहाँ के खान पान को हो गया, और उसी प्रकार हमारी जो संस्कृति है वो देश विदेश में फैली हुई है। भाई आप देखते होंगे अमेरिका में इंडियन खाना काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ठीक है। हो सकता है वहाँ के लोग हमारे जो पहनावा है उसे भी बहुत ज़्यादा मान्यता प्राप्त मानते हो। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं। संस्कृति और शिक्षा। शिक्षा संस्कृति को संरक्षित और विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब देखिए, अब अगर व्यक्ति को पता ही नहीं होगा, उसे एजुकेशन ही नहीं होगी कि किस प्रकार उसको अपनी संस्कृति का विकास करना है और किस प्रकार अपनी संस्कृति को सेफ रखना है, मतलब सुरक्षित करना है, तो क्या वो व्यक्ति अपनी संस्कृति को बचा पाएगा? नहीं। तो इसीलिए एजुकेशन जो शिक्षा है
वो संस्कृति को संरक्षित करने में और विकसित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को क्या होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए। इतना तो शिक्षित होना चाहिए कि वो अपनी संस्कृति को बचा सके और अपने दैनिक जीवन में अपनी शिक्षा का प्रयोग करके अपना विकास कर सके। संस्कृति और मीडिया संस्कृति को फैलाने और उसको आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, मीडिया से तात्पर्य हम सभी प्रकार के मीडिया के क्षेत्रों की बात कर रहे हैं। यहाँ पे कोई डिजिटल है या कोई प्रिंट नहीं है। ठीक है, सभी प्रकार के जो मीडिया है वो हमारी संस्कृति को फैलाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। हम मीडिया के द्वारा ही अपनी संस्कृति को अन्य क्षेत्र जहाँ पे हम कह सकते हैं नहीं पहुँच सकते, वहाँ पे मीडिया के द्वारा हम अपनी संस्कृति को फैला सकते हैं। फिर आता है संस्कृति और वैश्वीकरण। वैश्वीकरण विभिन्न संस्कृतियों के बीच संपर्क और आदान प्रदान करने को बढ़ावा देता है। अब देखिए, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि वेस्टर्न कल्चर किस प्रकार फैला। वेस्टर्न कल्चर इसी प्रकार फैला क्यों, क्योंकि वैश्वीकरण हुआ। ठीक है, अन्य देश हमारे देश में आए या फिर हमारा देश अन्य देशों में गया। एक प्रकार से हमारे देश के जो लोग अन्य देशों में गए वहाँ पे उन्होंने भारतीय संस्कृति को फैलाया। सेम इसी प्रकार वेस्टर्न कल्चर के लोग इंडिया में आए और उन्होंने यहाँ पे आके वेस्टर्न कल्चर को बढ़ावा दिया, उसे फैलाया। और आज हम लोग वेस्टर्न कल्चर को मानते हैं और वेस्टर्न कल्चर के जो लोग हैं वो हमारे कल्चर को मानते हैं। आगे देखें, फिर आता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं, ये वाला टॉपिक आपकी बुक में काफ़ी डिफाइन में बताया गया, तो इसको देखें। निर्जातीय संघर्ष, एक विशेष विस्तृत विश्लेषण। निर्जातीय समूह किसी एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों का समूह जो अपनी संस्कृति, भाषा, रक्त संबंध, रंग, जाति आदि के आधार पर एक दूसरे से जुड़ा होता है। वे अपने अस्तित्व की रक्षा करने के लिए अपने आसपास के वातावरण से खुद को अलग रखते हैं। ठीक है, निर्जातीय समूह की बात करी जा रही है। वो कौन सा समूह होता है, एक स्पेसिफिक ग्रुप या फिर एक क्षेत्र में रहने वाले लोग जो अपनी संस्कृति, भाषा, रक्त संबंध, ब्लड से जुड़े हुए हैं, रंग, जाति आदि के आधार पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, एक सपोज करिए कि क्षेत्र में कुछ लोग रह रहे हैं जो कि एक दूसरे से किस किस तरह से जुड़े हुए हैं, अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। ठीक है, भाषा के आधार पर जुड़े हुए हैं या फिर उनका ब्लड कहीं ना कहीं सेम है या फिर रंग और जाति से वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वो लोग अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए, रक्षा करने के लिए अपने आप को अन्य लोगों से दूर रखते हैं। अब जैसे यहाँ पे आदिवासी की हम बात करें, उदाहरण ले लें। आदिवासी जो कबीले हैं वो इसी प्रकार के हैं क्योंकि वो हमारी जो आप कह सकते हैं कि आम जनता है उनसे बहुत दूर रह रहे हैं, अलग रह रहे हैं, परंतु वो अपने आप को बचाए रखे हुए हैं, अपनी संस्कृति को, अपनी भाषा को उस पर्टिकुलर क्षेत्र में रक्षा करे रखे हैं। ठीक है, वो लुप्त होने से उसे बचा रहे हैं। आगे देखें, नस्ल, भाषा, धर्म, कबीले आदि के आधार पर वर्गीकृत किए जाते हैं। जो निर्जातीय समूह है वो इन चीज़ों पर आधार करे जाते हैं। नस्ल के आधार पर एक दूसरे से अलग होते हैं। ठीक है, भाषा के आधार पर अलग मिल सकते हैं, धर्म या कबीले के आदि आधार पर आपको वर्गीकृत अलग अलग मिल सकते हैं। निर्जातीय संघर्ष एक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और मानसिक समस्या है। अब देखिए, निर्जातीय जो संघर्ष है ये एक काफ़ी बड़ा आप कह सकते हैं मुद्दा भी है। वे विभिन्न समूहों के बीच असमानता, असहमति, आतंकवाद का कारण बनता है। निर्जातीय जो समूह है वो क्या है, एक महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि वह लोग कहीं ना कहीं लुप्त हो रहे हैं, तो वो संघर्ष करते हैं अपने आप को बचाने के लिए। अब यहाँ पे क्या है, विभिन्न समूहों के बीच असमानता और असहमति और आतंकवाद का कारण बनता है। निर्जातीय जो संघर्ष है क्या बनता है, असमानता का भी कहीं ना कहीं कारण बनता है, लोगों के बीच में असहमति का कारण बनता है और आतंकवाद का भी कारण बनता है। यह समस्या विभिन्न कारणों से उत्पन्न होती है और नागरिक समाज को बाधित करती है। ठीक है, जो निर्जातीय संघर्ष है वो आप कह सकते हैं बड़े स्तर पर उत्पन्न भी होती है अलग अलग क्षेत्रों में, और ये कहीं ना कहीं दैनिक जीवन, जैसे आप और हमारे जैसे लोग हैं, इनका भी कहीं ना कहीं दैनिक जीवन प्रभावित करती है। आपने अभी तक नहीं देखा होगा, परंतु आप अगर ऐसे क्षेत्र में जाएंगे जहाँ के पास में निर्जातीय समूह रहते हैं, ठीक है, तो अगर वो संघर्ष कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस क्षेत्र के आसपास के लोग भी उस चीज़ से प्रभावित होंगे। निर्जातीय संघर्ष को समझने के लिए हमें इसके कारण, प्रभाव और समाधान को समझने की आवश्यकता है। निर्जातीय समूह के बारे में देखें तो निर्जातीय समूह वह समूह होता है जो अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर विभाजित होता है। ठीक है, ऐसा समूह जो कि आप कह सकते हैं भौगोलिक क्षेत्र से लोगों से अलग होता है। जैसे हमने ऊपर बताया कि हो सकता है वो भाषा के आधार पर एक दूसरे से अलग रह रहे हो, नस्ल, जाति, रंग के आधार पर अलग रह रहे हो, संस्कृति हो सकती है उनके अलग हो, उनका धर्म अलग हो, और वो एक निश्चित क्षेत्र में रह रहे हो। इन समूहों में लोग एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, वे अपने समूह के लिए संघर्ष करते हैं।
ये समूह भाषा, धर्म, नस्ल आदि जाति के आधार पर क्या होता है, वर्गीकृत होता है, जो कि हमने ऊपर भी पढ़ा। अब इसके कारण की बात करें तो भाषा एक पहला कारण है। भाषा एक महत्वपूर्ण कारक है जो निर्जातीय संघर्ष में भूमिका निभाता है। भाषा के विभिन्न रूपों में विभाजन और असमानता के कारण संघर्ष होता है। ठीक है, तो हो सकता है दो समूहों के बीच में भाषा को लेकर संघर्ष हो रहा हो। ठीक है, तो भाषा भी क्या है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है संघर्ष में, निर्जातीय संघर्ष में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर आता है धर्म। धर्म भी एक महत्वपूर्ण कारक है जो समाज को विभाजित करता है। ठीक है, धर्म के आधार पर भी आप देख सकते हैं समाज में विभाजन, हम अपने ही समाज में देख सकते हैं, आपको धर्म के आधार पर विभाजन आपको देखने को मिलेगा। धर्म के आधार पर लोग अपने आप को अलग अलग समूहों में विभाजित मानते हैं और ये निर्जातीय संघर्ष का भी कारण बनता है। कहीं ना कहीं यही धर्म जो है वो संघर्ष का भी कारण बनता है, निर्जातीय संघर्ष का कारण बनता है। पहला कारण क्या हो गया, भाषा। भाषा के आधार पर लोग अलग अलग हैं और उनके बीच में कहीं ना कहीं संघर्ष होगा। धर्म के आधार पर लोग अलग हैं और उनके बीच में संघर्ष होगा। वहीं नस्ल के आधार पर भी ये चीज़ देखने को मिलती है। नस्ल भी एक प्रमुख कारक है जो लोगों को अलग अलग समूहों में विभाजित करता है। विभिन्न नस्लों के समूहों के बीच आपसी संघर्ष और असमानता हो सकती है। नस्ल के आधार पर भी आपको संघर्ष देखने को मिलेगा। अब इसके बात करें प्रभावों की। हिंसा और आतंक। निर्जातीय संघर्ष से हिंसा और आतंक का माहौल बन सकता है जो समाज में अपनी स्थिति के लिए खतरे में डाल सकता है। समाज को अपनी स्थिति में होने के लिए खतरे में डाल सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए, जब संघर्ष होगा दो क्षेत्रों के बीच में, तो अब जब वो लोग संघर्ष कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हाथापाई भी होगी, संघर्ष हो सकता है, खूनी संघर्ष भी हो, लड़ाई भी, झगड़े भी हो, तो हिंसा भी हुई और वहाँ पे आतंक भी हुआ। अब आसपास के जो क्षेत्र हैं जिनको इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता, परंतु वो कहीं ना कहीं इस चीज़ से प्रभावित हो रहे हैं। ठीक है, तो क्या करता है, ये समाज को भी खतरे में डालता है। फिर आता है दूसरा, विकास में बाधा। निर्जातीय संघर्ष समाज के विकास में बाधा डाल सकता है और समूचे समाज को पीछे ले जाने का कारण बन सकता है। ठीक है, अब सपोज करिए कि एक समाज है जिसमें लोग बटे हुए हैं। ठीक है, और वहीं एक और समाज है जिसमें लोग बटे तो हुए हैं परंतु वहाँ संघर्ष नहीं है। और जिस समाज में संघर्ष हो रहा है, अब समाज में संघर्ष हो रहा है तो लोग अपने दैनिक जीवन में सही प्रकार से काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो संघर्ष से प्रभावित हैं और यही एक कारण बनेगा उस समाज को पीछे ले जाने में। और जिस समाज में संघर्ष नहीं होगा वो समाज बहुत तेज़ी से और बहुत जल्दी ही विकसित होगा और अपना विकास करके आगे बढ़ जाएगा। फिर आती है अराजकता। निर्जातीय संघर्ष समाज में अराजकता और अस्थिरता का कारण बनता है जो समाज की समृद्धि को भी प्रभावित करता है। अब अराजकता भी हो जाती है, जब संघर्ष हो ही रहा है तो वहाँ पे अराजकता देखने को भी मिलेगी। हो सकता है कुछ लोग किसी पक्ष को ज़्यादा, आप कह सकते हैं एक प्रकार से मान रहे हो, अन्य पक्ष को ना मान रहे हो, वहाँ पे अराजकता फैल रही है, लोग एक दूसरे से हाथ से ज़्यादा ही लड़ रहे हैं। ठीक है, संघर्ष भी बढ़ रहा है। अब क्या होगा, जब अराजकता होगी तो समाज में अस्थिरता होगी। ठीक है, समाज कहीं ना कहीं बिखरने लगेगा। तो यही एक कारण बनता है जो समाज को समृद्धि को भी प्रभावित करता है। अब इसका समाधान क्या है, समाधान भी देखिए पता होना चाहिए आपको। समाधान है शिक्षा और जागरूकता। जब तक समाज के सभी लोग शिक्षित नहीं होंगे और जागरूक नहीं होंगे वो संघर्ष करते रहेंगे। ठीक है, और कहीं ना कहीं वही संघर्ष आने वाली पीढ़ियों को और वर्तमान में रहने वाले समाज के लोगों को भी प्रेरित करेगा। प्रेरित से तात्पर्य है कि यहाँ पे उन्हें बहुत हद तक प्रभावित करेगा। ठीक है, तो शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देना निर्जातीय संघर्ष को दूर करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। फिर आती है संवेदनशीलता। संवेदनशीलता और समझदारी को बढ़ावा देना निर्जातीय संघर्ष को समाप्त करने में मदद करता है। ठीक है, अब देखिए, लोगों के बीच में जब समझदारी बढ़ेगी वो समझेंगे कि ये जो हम संघर्ष कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं एकदम गलत है और इसका कोई भी, आप कह सकते हैं कि बेस नहीं है। ठीक है, तो वो जब संवेदनशील होंगे, चीज़ों को समझेंगे, समझदारी से निर्णय लेंगे तो संघर्ष कम होगा। फिर आती है सामाजिक विश्वास। सामाजिक विश्वास और सद्भावना को बढ़ावा निर्जातीय संघर्ष को हल करने में मदद कर सकता है। समाज में जितने भी लोग हों उनको एक दूसरे पर विश्वास होना चाहिए, तभी निर्जातीय जो संघर्ष है वो समाप्त होगा। निर्जातीय आंदोलन के कारण प्रकृति और समाधान। अब निर्जातीय जो आंदोलन है, आंदोलन की बात करें, अभी हम ऊपर संघर्ष की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम आंदोलन को देखते हैं। निर्जातीय जो आंदोलन है उसके बाद असुरक्षा। कारण क्या है, पहला कारण है असुरक्षा। जब निर्जातीय समूह को लगता है कि समाज में उन्हें सुरक्षा नहीं मिल रही, वे अपने संस्कृति और धर्म को बचाने के लिए आंदोलन करते हैं। ऐसे लोग, जैसे मैंने ऊपर बताया, निर्जातीय समूह क्या होता है, समाज में लोग बटे हुए हैं तो उस समाज का जो भी बटा हुआ क्षेत्र है या फिर आप कह सकते हैं बटे हुए लोगों का ग्रुप है, जब उसे ये लगेगा कि उनको सुरक्षा नहीं मिल रही,
ठीक है, उनके साथ शोषण हो रहा है, उनके साथ गलत हो रहा है, तो वो क्या करेंगे, अपनी संस्कृति और धर्म को बचाने के लिए आंदोलन पर बैठ जाएंगे, आंदोलन करेंगे। ठीक है, तो पहला क्या कहा, असुरक्षा की। उनको महसूस हुआ कि हम असुरक्षित हैं, हमें समाज में सही दर्जा नहीं मिल रहा, तो वो आंदोलन करेंगे। फिर आता है पिछड़ापन। जब इन समूहों को लगता है कि वे विकास में पीछे रह गए, तो वे अपनी स्थिति को सुधार लाने के लिए आंदोलन करते हैं। ठीक है, पिछड़ापन ऐसे समूह को जब समूह को लगेगा कि देखिए समाज में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, वो अगर ग्रुप्स में बटे हुए हैं, ठीक है, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, नस्ल लिंग के आधार पर, तो जब उन्हें लगेगा कि भाई हम पिछड़ रहे हैं, किसी भी एक आप कह सकते हैं ग्रुप को लगता है कि हम पिछड़ रहे हैं, तो जब वो पिछड़ रहे हैं तो वो क्या करेंगे, इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए, अपने आप को विकसित करने के लिए आंदोलन पर बैठ जाएंगे। फिर आता है सरकारी उपेक्षा। जब सरकार इन समूहों को ज़रूरत और समस्याओं पर ध्यान नहीं देती, तो वे क्या करते हैं, आवाज़ उठाते हैं और आंदोलन करते हैं। अब जब सरकार ही उन समूहों पर ध्यान नहीं देगी, तो कहीं ना कहीं वो समूहों को आंदोलन करना पड़ेगा सरकार का, आप कह सकते हैं कि सरकार की नज़र में आने में, ताकि सरकार उनकी हेल्प करे उन समस्याओं से निकलने के लिए। जीविका के साधनों पर खतरा। इन समूहों के जीविका के साधनों पर खतरा होता है, तो वे अपने रक्षा करने के लिए आंदोलन करते हैं। ठीक है, समूहों की जीविका से तात्पर्य है कि समाज में, नॉर्मल समाज में, या आप कह सकते हैं शहरों में रहने वाले जो ग्रुप्स हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी तो स्थिति फिर भी ठीक है। वह क्षेत्र में जंगलों में रहने वाले कबीले जो है, ठीक है, नस्लें जो है, आदिवासी जो लोग हैं, उन्हें जब ये लगता है कि हमारी जीविका पर क्या हो रहा है, खतरा मंडरा रहा है, किस तरह से कि भाई किसी प्रोजेक्ट के आधार पर उनके जंगलों को काट दिया जा रहा है, उनको उस क्षेत्र से हटा के किसी और क्षेत्र भेजा जा रहा है, तो उनकी जीविका पर क्या हो रहा है, खतरा मंडरा रहा है, तो वो क्या करेंगे, इस चीज़ से निकलने के लिए आंदोलन करने लग जाएंगे। अब इस चीज़ के कुछ उदाहरण से भी देख लेते हैं, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। पहला उदाहरण है तिब्बत का। तिब्बत में 40 से अधिक निर्जातीय जो समूह है, अल्पसंख्यक का समुदाय, मतलब वहाँ पे बहुत सा बड़ी संख्या में लोग नहीं हैं, ठीक है, वो छोटे छोटे, उनकी संख्या भी बहुत कम है। तो अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग हैं, वे अपनी संस्कृति और धर्म को चीन के प्रभाव से बचाने के लिए क्या कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। तिब्बत में 40 से अधिक निर्जातीय समूह हैं, जिनकी संख्या है अल्पसंख्यक, ठीक है, वो अल्पसंख्यक लोग हैं, तो वो अपने धर्म को और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, चीन से बचाने के लिए क्या कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। फिर आता है जम्मू कश्मीर। जम्मू और कश्मीर के कुछ लोग स्वायत्तता या अलगाव की मांग करते हुए आंदोलन कर रहे हैं। ठीक है, चीन में भी कई लोग हैं जो स्वायत्तता या फिर अलगाव की मांग कर रहे हैं, तो वो आंदोलन कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। फिर आता है आसाम। आसाम में कुछ लोग बांग्लादेशी प्रवासी के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, जिन्हें वे अपनी संस्कृति और पहचान के लिए खतरा मानते हैं। अब देखिए, आसाम की बात करें, आसाम में क्या होता है कि प्रवासियों से आपको पता ही होगा कि जब कोई व्यक्ति एक क्षेत्र को छोड़ के दूसरे क्षेत्र में जाके बसने लगते हैं, तो वो प्रवासी कहलाते हैं। अब क्या हुआ कि आसाम में बांग्लादेश के काफ़ी सारे लोग प्रवास करके आने लगे, ठीक है, बांग्लादेशी लोग। तो आसामी लोगों ने क्या करा, इस चीज़ के लिए आंदोलन करने लगे। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा, और हो भी सकता है, ठीक है, उन्हें लगा कि बांग्लादेशी जो लोग हैं वो उनकी संस्कृति के लिए, उनके धर्म के लिए खतरा है, वो इस चीज़ को मानते हैं, और खतरे संस्कृति और पहचान के लिए खतरा है, इसीलिए उन लोगों ने इस चीज़ के लिए क्या करा, आंदोलन कर दिया। फिर निर्जातीय आंदोलन की प्रकृति के बारे में बात करें। स्वायत्तता की मांग। कुछ निर्जातीय समूह अपने क्षेत्र में अधिक स्वायत्तता चाहते हैं, जिसका अर्थ है कि वे अपनी संस्कृति, भाषा, शिक्षा प्रणाली पर अधिक नियंत्रण चाहते हैं। स्वायत्तता से तात्पर्य यहाँ पे क्या है कि भाई उन्हें पूरी तरह से स्वतंत्रता चाहिए, पूरी तरह से मतलब हर चीज़ पे उन लोगों को क्या चाहिए, अधिकार चाहिए। अब जैसे कि बताइए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ठीक है, अगर हम बाकी जगह पे भी देखें तो जहाँ पे गवर्नमेंट स्थित है वहाँ पे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का हाथ होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने आपको पूरी की पूरी छूट दे रखी है कि आप अपनी जगह पे कुछ भी करिए, ठीक है, किसी भी प्रकार से करिए, नहीं। तो इसके यहाँ पे क्या बताएगा कि जो निर्जातीय समूह है वो अपने क्षेत्र में पूरी तरह से स्वायत्तता चाहते हैं। वो चाहते हैं, जिसका अर्थ है कि वे चाहते हैं कि भाई अपनी संस्कृति हो गई, भाषा, शिक्षा प्रणाली पर अधिक नियंत्रण चाहते हैं। वो चाहते हैं कि शिक्षा प्रणाली पर पूरा का पूरा उनका नियंत्रण, वो जो चाहे वो पढ़ाए। और नहीं, भारत अगर एक लोकतांत्रिक देश है तो भारत के जो लोग हैं, ठीक है, भारत के सरकार के द्वारा बनाई गई चीज़ें पढ़ाने के लिए हैं, ठीक है, इसीलिए तो इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, एनसीईआरटी हो गए, ऐसे भी, ठीक है, ये जो इंस्टीट्यूशन है ये सही प्रकार की शिक्षा प्रदान करने के लिए बनाए गए हैं। तो अगर सरकार उन लोगों को पूरी तरह से स्वतंत्रता दे देगी तो वो कुछ भी पढ़ा सकते हैं,
ठीक है, हो सकता है वो अलगाववाद के बारे में पढ़ाएं, आतंकवाद के बारे में पढ़ाएं, हो सकता है, हम यहाँ पे कन्फर्म नहीं कह रहे, हो सकता है वो अपने धर्म के बारे में ही लोगों को वहाँ पे पढ़ाएं, तो नहीं। तो ये क्या आंदोलन की प्रकृति की बात कर रहे हैं कि भाई आंदोलन किस प्रकार खड़े होते हैं। तो उनकी पहली मांग है कि भाई हमें पूरी की पूरी स्वतंत्रता चाहिए, परंतु पूरी पूरी स्वतंत्रता तो नहीं दी जा सकती। तो ये भी एक कारण बनता है किस चीज़ का, आंदोलन होने का, जिसका अर्थ है कि वो किस चीज़ में, भाई संस्कृति के लिए तो आंदोलन मिल सकता है कुछ हद तक, ठीक है, क्या वो अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, फैलाने के लिए चीज़ें कर सकते हैं, भाषा पे भी कोई रोक नहीं है। परंतु शिक्षा जो प्रणाली है, ये एक आप कह सकते हैं शिक्षा प्रणाली एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, ये भविष्य तय करती है शिक्षा प्रणाली लोगों का, इसीलिए सही प्रकार की शिक्षा उन्हें प्राप्त होनी चाहिए, इसीलिए इस चीज़ में उन्हें छूट देना थोड़ा सा गलत होगा। दूसरा पॉइंट आता है अलगाववाद की मांग। भारत के विभाजन के मतलब भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद भारत को जोड़ने में, ठीक है, जो लोग अपना राज्य चाहते थे, अलग राज्य चाहते थे, उस सबको मनाने में, एक साथ जोड़ने में बहुत लोगों ने योगदान दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अलगाववाद की मांग करी जा रही है, मतलब कि उन्हें अपना एक अलग राज्य चाहिए। अब अगर भारत एक लोकतांत्रिक देश है, एक पूरा जुड़ा हुआ देश है, तो क्यों हम उन लोगों को, या फिर सरकार, हम नहीं, सरकार उन लोगों को अलग राज्य देगी। अब यहाँ पे वो इस चीज़ के लिए क्या करते हैं, आंदोलन कर देते हैं कि भाई हमें तो एक अलग राज्य चाहिए। क्यों चाहिए भाई राज्य? आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं आपको कुछ स्वतंत्रता दी जा रही है, आप उस स्वतंत्रता के आधार पर क्या करिए, अपना जीवन यापन करिए। तो वो इस चीज़ के लिए क्या कर देते हैं, आंदोलन कर देते हैं। यहाँ पे हम आंदोलनों के कारणों की बात करेंगे, किस तरह से आंदोलन खड़े होते हैं, किस तरह से आंदोलन बनते हैं। तो एक अलग राज्य उन्हें चाहिए, इसलिए वो आंदोलन कर देते हैं। फिर आते हैं बाहरी लोगों का विरोध। कुछ निर्जातीय समूह अपने क्षेत्र में बाहरी लोगों के प्रवास का विरोध करते हैं, जिन्हें वे अपनी संस्कृति और अर्थव्यवस्था के लिए खतरा मानते हैं, ठीक है। बाहरी लोगों का विरोध से तात्पर्य है कि कुछ क्षेत्रों में, ठीक है, जहाँ के लोग अपनी संस्कृति को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मानते हैं, वो चाहते हैं कि भाई बाहर से आए हुए लोग हमारे क्षेत्र में आकर ना रुकें, ना रहें, ठीक है, ना अपना जीवन यापन करें, हमारे क्षेत्र के जो लोग हैं केवल वही रहे, उन लोगों का ये मानना है। तो इसलिए भी वो आंदोलन कर देते हैं कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनको रोका जाए, ठीक है। वो विरोध करते हैं वो इस चीज़ का, अपनी संस्कृति और अर्थव्यवस्था के लिए उन लोगों को खतरा मानते हैं। और अगर लोग आते रहते हैं और सरकार कुछ नहीं करती तो क्या करा जाता है, आंदोलन कर दिया जाता है। निर्जातीय संघर्ष से निपटने के उपाय। अब देखिए यहाँ पे कुछ उपाय भी बताए गए हैं जो कि जरूरी भी है, इन चीज़ों को देख लें। देखिए मैं आपको बताऊँ, ये इतने सारे पॉइंट जो हमने बनाए हैं ऊपर आपने पढ़े हैं, अगर आपसे निर्जातीय संघर्ष के बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना, ठीक है, और आपको लग रहा है कि आपने जो कंटेंट लिखा है उसके बाद भी आपको कम लग रहा है, तो आप एक्स्ट्रा चीज़ें लिख सकते हैं ईजिली। आप निर्जातीय संघर्ष को निपटाने के लिए उपाय लिख सकते हैं, आप कारण बता सकते हैं, ठीक है, किस प्रकार वो निर्जातीय संघर्ष जो आंदोलन है वो उत्पन्न हुआ, उसके कारण बता सकते हैं। तो ये चीज़ें अगर आप लिखेंगे तो आपके एग्जामिनेशन में मार्क और ज़्यादा अच्छे आएंगे। अब बात करें निपटाने के कुछ उपाय। पहला आता है कारणों को दूर करना। जो भी कारण है उस कारण को दूर करना, ताकि जो संघर्ष है, आंदोलन है, वो समाप्त हो सके। देखिए निर्जातीय संघर्ष को कम करने के लिए उनके मूल कारणों को दूर करना महत्वपूर्ण है, जिसमें असमानता, भेदभाव, हाशिए के जाने की भावनाओं को दूर करना शामिल है। आप देखिए ऐसा समूह जिसको लगता है कि वो पिछड़ गया है, वो हाशिए पर है, ठीक है, उस समूह को ज़्यादा से ज़्यादा क्या दिया जाए, उसकी हेल्प करी जाए, ठीक है, जिससे उसे ये ना लगे कि वो पिछड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो उनका कारण था वो समाप्त हो गया। अब जब समाप्त हो गया तो वो संघर्ष भी नहीं करेंगे, आंदोलन भी नहीं होगा, ठीक है। तो जो कारण है उस कारण को समाप्त कर देना ताकि संघर्ष या आंदोलन समाप्त हो सके। फिर आते हैं संवाद और समझ। संवाद मतलब बातचीत करना, उन्हें समझाना और उनकी परेशानी को समझना। निर्जातीय संघर्ष के बीच संवाद और समझ को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। इसके लिए सरकार, नागरिक समाज, समाज संगठनों और मीडिया को मिलकर काम करना होगा। अब देखिए, अब अगर बातचीत करनी है तो क्या करना होगा, उनके साथ मीटिंग्स होंगी। अब इसके लिए हर किसी को शामिल होना होगा, सरकारों को शामिल होना होगा, नागरिक समाज में जो नागरिक हैं उन्हें शामिल होना होगा, संगठन जो बनाए गए हैं समाज में उनको शामिल होना होगा, मीडिया को साथ मिलकर ये काम करना होगा। फिर आता है राजनीतिक समाधान। निर्जातीय संघर्ष को हल करने के लिए राजनीतिक समाधान ढूंढना महत्वपूर्ण है। इसमें स्वायत्तता मतलब उनको जितनी भी स्वतंत्रता चाहिए वो मांग रहे हैं, उस चीज़ को देखकर, ठीक है, संघीयवाद, अलगाववाद जैसी व्यवस्थाओं को शामिल हो सकती हैं। तो राजनीतिक समाधान मतलब आप पॉलिटिकल जो कह सकते हैं कि आप समाधान है उसको आप ढूंढ लीजिए
और वो समाधान को अप्लाई करिए ताकि संघर्ष समाप्त हो सके। फिर आता है शिक्षा और जागरूकता। प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित होना होगा और उसको जागरूक होना होगा कि अगर आप ये जो आंदोलन कर रहे हैं, अगर ये आंदोलन गलत है तो आपको इस आंदोलन को रोक देना चाहिए, और अगर आपका आंदोलन सही है तो आपको आंदोलन भी सही प्रकार से करना चाहिए। संघर्ष हो, परंतु ये हाथापाई, हिंसा या अलगाववाद जैसा संघर्ष ना हो। सहिष्णुता और सम्मान। सहिष्णुता और सम्मान को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है ताकि लोग विभिन्न संस्कृति और धर्म के साथ शांति से रह सके। ठीक है, सहिष्णुता हो, लोगों के बीच में सम्मान करें, लोग एक दूसरे के धर्म, जाति, नस्ल का, तभी समाज में लोग एक साथ रहकर अच्छे प्रकार से शांति से समाज को आगे बढ़ाने में अपना योगदान प्रदान कर पाएंगे। बात करें निष्कर्ष की, निर्जातीय संघर्ष एक जटिल समस्या है जिसके लिए कई आसान समाधान नहीं है। ठीक है, कोई आसान समाधान नहीं है। देखिए, ये जो संघर्ष है ये समाज का संघर्ष, समाज में रहने वाले कुछ लोगों का संघर्ष है। कुछ कहें अल्पसंख्यक हो सकता है, बहुत बड़ा समुदाय हो सकता है, ये उनका संघर्ष है। तो ये इसको समाधान करना कोई छोटी बात नहीं होगी। ठीक है, इन संघर्षों को हल करने के लिए सभी पक्षों को मिलकर प्रयास करना होगा। जितने भी पक्ष हैं उन सभी पक्षों को मिलकर करना होगा। सरकार, नागरिक समाज संगठन, मीडिया और आम जनता को, सभी को अपनी भूमिका निभानी होगी ताकि ये जो संघर्ष है ये सही प्रकार से समाधान हो सके। आगे देखें, धार्मिक संघर्ष आ जाता है। हम धर्म के आधार पर देख लेते हैं। ठीक है, ऊपर हमने निर्जातीय संघर्ष देखा था जाति के आधार पर, आपके सभ्य जाति समुदाय के आधार पर। यहाँ पे हम बात करें धर्म के आधार पर। धार्मिक संघर्ष मानव इतिहास की एक दुखद सच्चाई है। ठीक है, धर्म के आधार पर संघर्ष आप देखते होंगे बहुत बड़े स्तर पर होता है, और ऐसा नहीं कि भारत में ही होता, अन्य क्षेत्रों में भी आपको देखने को मिल जाएगा। हम आगे देखेंगे इसके बारे में। धार्मिक संघर्ष दुनिया भर में व्याप्त है। ठीक है, धार्मिक जो संघर्ष, धर्म से रिलेटेड जो संघर्ष है वो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। शायद ही कोई देश होगा जहाँ इसका प्रभाव नहीं दिखाई देगा। सदियों से धार्मिक समूहों के बीच टकराव और हिंसा सभ्यता और त्रासदी करती रही है। बात करें धार्मिक संघर्ष के जो कारण है उनके बात करें। धार्मिक विश्वास में अंतर। विभिन्न धर्मों की भिन्न भिन्न आस्थाएं और विचारधाराएं अक्सर टकराव का कारण बनती है। ठीक है, जैसा आपको पता ही है कि प्रत्येक धर्म की अपनी विश्वास होते हैं, अपनी विचारधाराएं होती हैं। ठीक है, तो वो लोग जब अपनी अपनी विचारधारा को मानते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी विचारधाराएं एक दूसरे से टकराती हैं और यही एक संघर्ष का कारण बनता है। बात करें सत्ता और संसाधनों के प्रति प्रतिस्पर्धा। धार्मिक समूह अक्सर राजनीतिक शक्ति, आर्थिक संसाधन और सामाजिक प्रभाव के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। जो धर्म के जो समूह हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, उनको अक्सर क्या चाहिए होती है, राजनीतिक शक्ति चाहिए होती है, पॉलिटिकल पावर चाहिए होती है। उन्हें आर्थिक संसाधन, जो समूह हैं उन्हें संसाधन, आर्थिक संसाधन चाहिए होते हैं, वो इस चीज़ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, सामाजिक प्रभाव के लिए क्या करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं। एक धर्म दूसरे धर्म से प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन कर रहा है पॉलिटिकल पार्टी को प्राप्त करने के लिए, पॉलिटिकल पावर को प्राप्त करने के लिए या आर्थिक संसाधनों को प्राप्त करने के लिए। तो ये संघर्ष का एक कारण बनता है। ऐतिहासिक दुश्मनी और पूर्वग्रह। अतीत में हुए धार्मिक उत्पीड़न, युद्ध, नरसंहारों का प्रभाव वर्तमान में तनाव और संघर्ष को जन्म देता है। ठीक है, हो सकता है कि पुराने समय में धर्म को लेकर संघर्ष हुआ हो और वो संघर्ष आज भी लोगों को क्या कर रहा है, प्रेरित कर रहा है संघर्ष करने के लिए। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट कारण बन सकता है। अगला पॉइंट आता है राजनीतिक शोषण। कुछ राजनीतिक नेता और संगठन धार्मिक भावनाओं का शोषण करके अपने हित को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आपने कई सारे ऐसे, हम यहाँ पे उदाहरण नहीं देंगे, पर राजनीतिक कई सारे नेता होते हैं, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं संगठन होते हैं जो कि क्या करते हैं, धर्म के आधार पर लोगों की भावनाओं के साथ खेलते हैं, उनका शोषण करते हैं और अपना हित को निकाल लेते हैं। ठीक है, आगे बात करें धार्मिक संघर्ष के प्रभाव। पहला आता है हिंसा और रक्तपात। धार्मिक संघर्ष अक्सर हिंसा, झड़पों, दंगों, नरसंहारों का कारण बनता है। ठीक है, तो कई बार धार्मिक संघर्ष के कारण लोग हिंसा करने लगते हैं। ठीक है, लड़ाइयाँ होती हैं, बहुत बड़े स्तर पर दंगे या नरसंहार भी देखने को मिलता है। फिर आता है सामाजिक विभाजन। धार्मिक आधार पर समाज विभिन्न भागों और अलगाव पैदा करता है। ठीक है, अब क्या होता है, सामाजिक विभाजन से तात्पर्य है कि समाज में फिर विभाजन देखने को मिल जाता है धर्म के आधार पर, और इसी चीज़ से अलगाव भी पैदा होता है। असुरक्षा और भय का माहौल। धार्मिक अल्पसंख्यक समूह असुरक्षित और भयभीत महसूस करता है। ऐसा धार्मिक समूह जिसके लोगों की संख्या कम है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं क्या करते हैं,
असुरक्षित महसूस करते हैं और उनको भय लगता है। फिर आता है आर्थिक और सामाजिक विकास में बाधा। संघर्ष के कारण विकास रुक जाता है, लोगों के जीवन स्तर भी गिर जाता है। धार्मिक संघर्ष को कम करने के उपाय। पहला आता है अंतर्धर्म संवाद और समझ। विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच आपसी संवाद और समझ को बढ़ावा देना आवश्यक है। ठीक है, जितने भी धर्म हैं उन सबके बीच में एक दूसरे के बीच में अच्छे वाद विवाद हो, बातचीत हो, मीटिंग्स हो, उसके बाद जो संघर्ष चल रहा है उस संघर्ष को समाप्त कर दिया जाए। सहिष्णुता और स्वीकृति। सभी धर्म और संस्कृतियों के प्रति सहिष्णुता और स्वीकृति का माहौल बनाना जरूरी है। ठीक है, सभी धर्म एक दूसरे को माने, उस पर विश्वास रखें, ठीक है, उसको सम्मान दें। तो जब सभी धर्म एक दूसरे को अच्छे से मानेंगे, ठीक है, और क्या कहते उसको सम्मान देंगे, तो कहीं ना कहीं जो संघर्ष हो रहा है वो समाप्त हो जाएगा। शिक्षा और जागरूकता हर जगह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित और जागरूक होना चाहिए ताकि उसे समझ आ सके कि उसके द्वारा किया जाने वाला संघर्ष एक माननीय संघर्ष है या नहीं। धार्मिक शिक्षा और सहिष्णुता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पर जोर देना चाहिए। धार्मिक शिक्षा और सहिष्णुता से साथ धर्म से रिलेटेड प्रत्येक व्यक्ति को जानकारी भी होनी चाहिए। ठीक है, सह अस्तित्व पर जोर देना चाहिए। न्याय और समानता। सभी धार्मिक समूहों के साथ समान व्यवहार और न्याय सुरक्षित करना चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा या फिर समाज के द्वारा सभी धर्मों को समान मानना चाहिए। ठीक है, सभी लोगों को ये मानना चाहिए कि जितने भी धर्म हैं वो सभी समान हैं, उनके साथ व्यवहार भी समान किया जाना चाहिए और न्याय सुनिश्चित करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। धार्मिक संघर्ष को रोकने और उनका समाधान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग की आवश्यकता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सहयोग होना चाहिए अगर धार्मिक संघर्ष हो रहा है किसी देश में, और तो उसको रोकने के लिए। फिर आते हैं यहाँ पे हम उदाहरण के देखते हैं। पाकिस्तान में धार्मिक मुद्दे, एक विश्लेषण। पाकिस्तान में धर्म से रिलेटेड जो मुद्दे हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। पहला आता है परिचय। पाकिस्तान में धार्मिक मुद्दे एक जटिल और विवादास्पद विषय है। देश में बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी के साथ अल्पसंख्यक समूह, विशेष रूप से हिंदू, ईसाई, सिख को अक्सर भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। ठीक है, पाकिस्तान में बड़े स्तर पर मुस्लिमों की संख्या है। ठीक है, हम यहाँ पे सिर्फ नोट्स आपके बुक में दिए गए हैं उन चीज़ों को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि पाकिस्तान में बहुसंख्यक मुस्लिम लोग रहते हैं, माइनॉरिटी। ठीक है, अब क्या है वहाँ पे जो कम संख्या में जो लोग रहते हैं जैसे हिंदू, ईसाई, सिख, ठीक है, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कहते, मैं नहीं कहता कि पूरे पाकिस्तान में होगा, पर कहीं ना कहीं आपको कुछ क्षेत्रों में देखने को मिलेगा जहाँ पे उनके साथ भेदभाव हो रहा है। ठीक है, उनका उत्पीड़न हो रहा है। तो ये एक मुद्दा है, क्या है, धर्म से रिलेटेड मुद्दा है। बात करें मुख्य मुद्दों की तो पहला आता है धार्मिक स्वतंत्रता। अल्पसंख्यक समूहों को अक्सर अपनी धार्मिक प्रथाओं का पालन करने और स्वतंत्रता में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है, जो धार्मिक स्वतंत्रता है, ऐसे लोग जिनकी संख्या कम है उनको अपने धर्म को पालन करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्रता उपलब्ध नहीं है और कहीं ना कहीं उनको इस चीज़ को फेस करना पड़ता है। फिर आती है धार्मिक हिंसा। अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ हिंसा, दंगे, नरसंहार दुर्भाग्य से पाकिस्तान में असामान्य नहीं है। ठीक है, अल्पसंख्यक लोगों के खिलाफ हिंसा भी होती होगी, दंगे भी होते होंगे। ठीक है, नरसंहार, कहीं ना कहीं उनका नरसंहार भी होता होगा। तो ये बताया गया है कि ये कोई पाकिस्तान में जो बड़ी संख्या में मुस्लिम है, ठीक है, कहीं ना कहीं किसी क्षेत्र में आपको ये देखने को भी मिल जाएगा कि उनके साथ शोषण हो रहा है, हिंदुओं के साथ, सिखों के साथ, ईसाइयों के साथ। ठीक है, उनको पूरी तरह से स्वतंत्रता नहीं दी जा रही है अपने धर्म को अपनाने के लिए। तो क्या है, धार्मिक हिंसा भी उनके साथ हो रही है। फिर आता है भेदभाव। अल्पसंख्यकों को शिक्षा, रोजगार, सरकारी सेवाओं तक पहुंच सहित विभिन्न क्षेत्रों में भेदभाव का सामना करना पड़ता है। ठीक है, ऐसे लोग जिनकी संख्या कम है उनके साथ भेदभाव होता है। वो भेदभाव पॉलिटिकल भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि सरकार के द्वारा प्रदान की गई सेवाएं और विभिन्न क्षेत्रों में भेदभाव का सामना करना पड़ता है। ये वाला पॉइंट शायद यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये वाला पॉइंट एक्स्ट्रा, इसको काट दीजिए। नीचे वाले पॉइंट को देखते हैं, आतंकवाद। धार्मिक चरमपंथी समूह अल्पसंख्यक और सरकारी प्रतिष्ठानों को निशाना बनाता है। ठीक है, आतंकवाद का क्या है भाई, मतलब किसी भी धर्म को मानने वाला एक समूह जो कि आतंकवाद को अपनाता है। ठीक है, वो कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक लोगों को और सरकारी प्रतिष्ठानों, सरकार के द्वारा बनाए गए इंस्टीट्यूशंस या फिर अल्पसंख्यक लोगों को अपना निशाना बनाता है। ठीक है, और ये निशाना कौन बनाता है, आतंकवादी समूह जो कि किसी पर्टिकुलर धर्म को मानते हैं।
हाल के उदाहरण की बात करें, मतलब पाकिस्तान में जो वर्तमान कुछ समय में जो उदाहरण वो उनके देखिए, पहला आता है महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा का विनाश। 2019 में लाहौर में महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा को कट्टरपंथी समूहों द्वारा तोड़ दिया गया, ये एक उदाहरण है। ठीक है, फिर आता है आसिया बीबी मामला। 2010 में एक ईसाई महिला जिसका नाम था आसिया बीबी को ईशा निंदा का दोषी ठहराया गया और उसे फांसी की सजा सुना दी गई। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद उसे रिहा कर दिया गया। अब देखिए पाकिस्तान में क्या हुआ, एक आसिया बीबी नाम की एक महिला थी जो कि ईसाई महिला थी। ठीक है, ईशा निंदा का दोष ठहराया गया, उसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो ईशा निंदा की बात कर रहा है वो पॉइंट यहाँ दिया गया है। ठीक है, इसको भी एक बार देख लेते। ब्लास्फेमी कानून, ईशा निंदा कानून का इस्तेमाल करके अक्सर अल्पसंख्यकों को धमकाने और उत्पीड़न करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये एक कानून है पाकिस्तान में जिसके प्रति लोगों को अगर दोषी ठहराया जाता है तो उसको फांसी की सज़ा भी सुना दी जा सकती है। तो क्या हुआ, आसिया बीबी को इस कानून के तहत क्या हो गया, फांसी की सज़ा सुना दी गई। परंतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये बात पहुंची और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद उस जो महिला है उनको रिहा कर दिया गया। फिर आता है सलमान तासीर की हत्या। 2011 में पंजाब के गवर्नर सलमान तासीर को आसिया बीबी का समर्थन करने के लिए उनके बॉडीगार्ड द्वारा गोली मार दी गई। अब देखिए ये वाला केस ऊपर वाले केस से जुड़ा हुआ है कि आसिया बीबी का समर्थन कर रहे थे पंजाब के गवर्नर जिनका नाम था सलमान तासीर। 2011 में उनके बॉडीगार्ड द्वारा ही उन्हें गोली मार दी गई। फिर आता है TLP पार्टी, तहरीक-ए-लिबाक पाकिस्तान। ठीक है, तहरीक-ए-लिबाक जो पार्टी का नाम है। TLP एक कट्टरपंथी इस्लामी समूह है जो अक्सर धार्मिक हिंसा और उग्रवाद में शामिल है। TLP जो पार्टी है वो धार्मिक हिंसा भी करती है और उग्रवाद में भी शामिल है। मतलब आप कह सकते हैं कि आतंकवादी, कुछ हद तक आतंकवादी जो चीज़ें हैं वो भी ये पार्टी करवाती है। प्रभाव की बात करें इस चीज़ के क्या प्रभाव पड़ते हैं, तो अल्पसंख्यकों का पलायन, जो अल्पसंख्यक लोग हैं वो पाकिस्तान को छोड़कर अन्य देश में आ रहे हैं। सामाजिक अशांति, धार्मिक मुद्दे पाकिस्तान में सामाजिक अशांति और अस्थिरता का प्रमुख स्रोत हैं। ठीक है, जो धर्म से रिलेटेड जो मुद्दे हैं पाकिस्तान में वो कहीं ना कहीं धार्मिक अशांति का भी कारण है, सामाजिक अशांति का भी कारण है। समाज में जब शांति ही नहीं होगी तो लोग अपना जीवन सही प्रकार से जीवन यापन नहीं कर पाएंगे और अपना विकास नहीं कर पाएंगे, तो वो जो समाज है वो भी पीछे रह जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय छवि, पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय छवि धार्मिक सहिष्णुता, अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न और नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप देखें तो पाकिस्तान की जो छवि बनी हुई है वो किस प्रकार की बनी है, धार्मिक असहिष्णुता, मतलब जितने भी धर्म है वो एक दूसरे को सही प्रकार से नहीं मानते, कुछ धर्मों को दबाया जा रहा है, कुछ धर्मों को बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, अल्पसंख्यकों के साथ उत्पीड़न और नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है। बात करें समाधान की, तो धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा, सरकार को सभी धार्मिक समूहों के लिए धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए मजबूत कानून और नीतियाँ बनानी चाहिए। गवर्नमेंट को क्या कानून और नीतियाँ बनानी चाहिए ताकि जितने भी धर्म है पाकिस्तान में उन सब की रक्षा हो सके। शिक्षा और जागरूकता इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, सभी व्यक्तियों को शिक्षित होना होगा, जागरूक होना होगा, ताकि वह लोग जो अन्य धर्म को बचाने के लिए कुछ नहीं करते, सिर्फ चुपचाप बैठे रहते हैं, वो भी इस चीज़ को करें ताकि धर्म बच सके और वहाँ के लोग शांतिपूर्ण ढंग से रह सके। धार्मिक सहिष्णुता मतलब सभी धर्मों को समान माना जाए। ठीक है, समान व्यवहार किया जाए और समाज को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए इनको चलाया भी जाना चाहिए। फिर आता है भेदभाव का उन्मूलन, सरकार को सभी क्षेत्रों में भेदभाव खत्म करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। आतंकवाद का मुकाबला, सरकार को आतंकवादी समूहों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और उनकी गतिविधियों को रोकने के लिए काम करना चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट को, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को आतंकवाद को रोकने के लिए काम करना चाहिए ताकि जो आतंकवादी जो लोग हैं वो अल्पसंख्यक लोगों के धर्म को टारगेट करते हैं वो ख़त्म हो सके। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को सहयोग मिलना चाहिए लोगों का, ताकि वहाँ पे जो स्थिति है वो ठीक हो सके।